क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 12 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है। विश्व में परिवहन और संचार व्यवस्था। रेल मार्ग विश्व में कौन कौन से हैं, सड़क मार्ग कौन कौन से हैं, वायु मार्ग कौन से हैं, पाइपलाइन कौन कौन सी हैं, सबके बारे में यहाँ मैप के थ्रू बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है, परिवहन और संचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परिवहन और संचार व्यवस्था कैसी है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। और विश्व में कौन कौन से रेलवे के मार्ग बहुत बड़े बड़े हैं, उनसे हम ट्रांस रेलवे मार्ग कहते हैं, सड़क मार्ग कहते हैं, पाइपलाइन कहते हैं, उनका यूज पूरे विश्व में कैसे होता है, हमें इसको यहाँ पे जानना है। लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। याद रखना, किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार एक जगह कभी नहीं पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन से दूर जो है बाजार होते हैं कभी कभी, और आर्थिक क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। परिवहन, संचार, व्यापार, उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। तो जो संचार व्यवस्था होते हैं और जो ये क्या करते हैं, उत्पादन केंद्रों को और उपभोग केंद्र को, मतलब बाजार को, और जिसको क्या कहते हैं, उत्पादन केंद्र को जोड़ देते हैं। विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसके लिए वहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार और विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार और व्यापार पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे। तो पहले जो है परिवहन और संचार के साधन केवल एक ही था, और वो सड़क मार्ग होता था पहले, क्योंकि पहले वायु परिवहन और जल परिवहन को उतना अच्छा विकास नहीं हो पाया था। परंतु आज दोनों ही सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है, जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। तो अगर परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो व्यापार अच्छा नहीं हो सकता है, और उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकती है। पहले हम बात करेंगे परिवहन की। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवहन में सबसे पहला होता है आपका सड़क परिवहन, एक होता है आपका वायु परिवहन, एक होता है आपका जल परिवहन, ठीक है, एक होता है आपका पाइपलाइन। पाइपलाइन भी जो है एक जो है परिवहन का साधन है, एक होता है आपका रेलवे। तो परिवहन के 5 साधन हैं, सड़क, वायु, जल, पाइपलाइन और रेलवे। हमें इन्हीं के बारे में विश्व स्तर पे बात करनी है। तो परिवहन के 5 साधन कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया है, और इसी के बारे में हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है। लिखा है, परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। तो याद रखना, चाहे व्यक्ति को लेके जाए चाहे वस्तुओं को लेके जाए, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उन्हें हम परिवहन कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, मनुष्यों का भी उपयोग होता है परिवहन में। कभी पहाड़ों पे आप देखेंगे, चाहे अमरनाथ की यात्रा पर जाए, तो बहुत से लोग अपने पीठ पे लोगों को लेके जाते हैं, ठीक है, वहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा पशुओं और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसा गमनागमन स्थल जल और वायु में होता है। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग होते हैं। तो स्थलीय परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण होता है सड़क और होता है रेल मार्ग, ठीक है, जबकि नौ परिवहन और जल मार्ग और वायु मार्ग परिवहन के अन्य 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती हैं। तो पाइपलाइन भी पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का और अन्य पदार्थों का परिवहन करती हैं। इसलिए पाइपलाइन को क्या मानते हैं हम, परिवहन का एक साधन मानते हैं, और विश्व स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बनी हुई हैं। आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग भी होता है। तो परिवहन अगर ना हो तो स्थानीय स्तर पे लोग जो है एक दूसरे से जुड़ ही नहीं सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा क्या होता है, सड़क होता है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव, लदान, उतराव और वितरण का निपटारा करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। तो संस्थाएं होती हैं अलग, जो परिवहन व्यवस्था को मजबूत करती हैं। आगे लिखा है, प्रत्येक देश
ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए, प्रतिरक्षा मतलब अपने देश की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त जो है आवासित और तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्ण लोगों के सहयोग और एकता को प्रोत्साहित करता है। तो याद रखना, जो आपका परिवहन होता है ये एकता को भी प्रोत्साहित करता है। अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं परिवहन के माध्यम से। लिखा है परिवहन जाल क्या होता है, तो अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे हम परिवहन जाल कहते हैं। तो जब परिवहन मतलब हर तरह के परिवहन से किसी क्षेत्र को जोड़ दिया जाए अलग अलग तरीके से, तो उसे हम परिवहन जाल कहते हैं। ठीक है। लिखा है परिवहन की विधाएं क्या होती हैं, तो लिखा है विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं जैसे कि पहले बताया जा चुका है स्थल, जल, वायु और पाइपलाइनें। ठीक है। तो चार मुख्य जो है क्षेत्र होते हैं जहां पर परिवहन चलता है, और स्थल मार्ग में दो होते हैं, एक सड़क होता है, एक रेलवे होता है। ठीक है। आगे लिखा है इनका प्रयोग अंतर प्रादेशिक और अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है। तो प्रदेश के अंदर और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के द्वारा परिवहन किया जाता है, और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करता है। तो याद रखना, यात्रियों का और माल का दोनों का परिवहन रेलवे के द्वारा, सड़क के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, वायु के द्वारा किया जाता है, लेकिन पाइपलाइन के द्वारा मानव का परिवहन नहीं होता, केवल यहाँ वस्तुओं का परिवहन होता है। आगे लिखा है किसी विधा की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं के प्रकार परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। ठीक है। कितनी वहाँ पे लागत आ रही है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटारा भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो माल का इधर उधर से आवागमन होता है वो अधिकांश जल मार्गों द्वारा या जलयानों द्वारा होता है। कम दूरी और एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता और तीव्रगामी होता है। जब हम कम दूरी की यात्रा करते हैं तो हम सड़क परिवहन को ही ज़्यादा चुनते हैं। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिवहन को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन होता है। तो लंबी दूरी तय करने के लिए और सबसे सरल संसाधनों में से एक रेल परिवहन माना जाता है। उच्च मूल्य वाली हल्की और नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। जो वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं उन्हें हम कहाँ ले जाते हैं, वायुयान के द्वारा पहुंचाते हैं। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। एक सुप्रसिद्ध परिवहन तंत्र में ये विभिन्न विधाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, पूरक होती हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं। अब हम बात करेंगे सड़क परिवहन। हमारे विश्व में सड़क परिवहन की क्या साधन हैं और कौन कौन से सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात करेंगे। बिल्कुल हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। लिखा है सड़क परिवहन अधिकांश वस्तुओं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। तो सबसे अधिक वस्तुओं सेवाओं का परिवहन कहाँ होता है, स्थल पर होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा होता है सड़क परिवहन द्वारा। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली या पालकी से चार व्यक्तियों जो है उत्तरी भारत में कहार द्वारा ले जाते हुए देखा होगा? तो भी एक तरह से परिवहन ही कर रहे हैं। ये आपको एक तरह से समझाने का तरीका बताया गया है। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। क्या आपने कभी खच्चरों, घोड़ों और ऊँटों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई तो परिवहन की आवश्यकता महसूस हुई और अलग अलग उद्योग लगाए जा रहे थे, तो इसलिए भाप के इंजन का जब आविष्कार किया गया तो परिवहन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ गई और रेलवे का विकास हो गया। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेलवे मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के जो है स्कॉटटन और जो है डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। तो पहली बार रेलवे इंग्लैंड में चलाई गई थी और 1825 में, और उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्न, कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों और ट्रक आदि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों और तार मार्गों को रखा जा सकता है। तो आजकल क्या है, परिवहन के नए जो माध्यम हो गए उसमें पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग हो गया है। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल, अवमल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा
किया जाता है। तो आजकल पाइपलाइनों का उपयोग भी बड़े पैमाने पर खनिज तेल का जो है परिवहन करने के लिए, जल का परिवहन करने के लिए होता है। ठीक है, आगे लिखा है रेल मार्ग, समुद्री पोत जो है, बजरे, नौकाएं, मोटर, ट्रक और पाइपलाइनें बड़े मालवाहक होते हैं और इनसे सामान की आवाजाही होती है। आगे लिखा है सामान्यतया मानव, कूली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियां अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं और विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्ग और वाहनों को पूरकता प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव, कूलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले परिवहन का साधन है। तो आजकल भारत और चीन में अभी भी जो है, जैसे आपके पश्चिम बंगाल में जो रिक्शा होता है वो मनुष्य द्वारा खींचे जाते हैं, मानव द्वारा खींचे जाते हैं, और आज भी कूली जो है सामान उठाते हैं। यहाँ लिखा है बोझा ढोने वाले पशु। घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता था। कुत्तों और रेडियन जो है ऊँट की उसकी क्या कहते हैं, हिरन की एक प्रजाति होती है, का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के हिमाच्छादित में जो है मैदानों में सिलेज को खींचने के लिए किया जाता है। तो जो सिलेज गाड़ी होती है, आप इस मैप पे देख सकते हैं, जो सिलेज गाड़ी होती है वो कुत्तों द्वारा खींची जाती है। देख सकते हैं, इनको जो है कुत्ते बर्फ में खींचते हैं। ठीक है, तो खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके जहाँ बर्फ होती है वहाँ पे ये गाड़ियाँ चलती हैं। इसको जो है, इन गाड़ियों को ये भी खींचते हैं, जो रेडियन होते हैं ये भी खींचते हैं। ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों को वरीयता दी जाती है, और जबकि ऊँटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में कारवाओं के संचालन में किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग जो है बछड़ों को खींचने में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना हमारे यहाँ क्या है कि जैसे जो अलग अलग क्षेत्रों में पशुओं का अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इथोपिया के गाँव में जो है घोड़ा गाड़ी को देख सकते हैं। ये इथोपिया कहाँ पे है, ये अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी आप देख सकते हैं, और ये हमारे देश में भी ऐसा पहले चलता था, जिसे तांगा कहा जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सड़कों की। तो लिखा है छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। तो जब छोटी दूरी अगर तय करना हो तो रेल से अच्छा कौन है, सड़क परिवहन होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर और तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होती हैं। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं। तो जो कच्ची सड़कें होती हैं वो बरसात की ऋतु में खराब हो जाती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ भी परिवर्तन हो रहे हैं। आगे लिखा है यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और जो है विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत और पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे विकासशील देशों में अभी भी जो है रेलवे का विकास उतना नहीं हो पाया है। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा देने में और जो है क्या कहते हैं आपका वाणिज्य और व्यापार में आज भी सड़कें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश में और पूरी दुनिया में निभा रही हैं। आगे लिखा है यहाँ पे विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जबकि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्च होता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं, क्योंकि विकसित देशों में क्या है सड़कें बहुत अच्छी होती हैं, जबकि विकासशील देशों में सड़कें अच्छी नहीं होती हैं। और तीव्रगामी संचरण के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन जर्मनी और अंतर्राज्यीय राजमार्गों की लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। भारी बोझ को ढोने वाले बड़े आकार और शक्ति वाली लारियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया है। तो दुनिया में सड़क अभी परिवहन बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है, जैसे एशिया में, अफ्रीका में। ठीक है, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है। तो हमारे यहाँ अभी भी पूरी दुनिया में 150 लाख किलोमीटर सड़कें ही हैं जहाँ पर जो है मोटर वाहन योग्य हैं, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो 100% का 33 केवल अमेरिका में पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो उत्तरी जो अमेरिका है वहाँ पे सड़कों का जाल बहुत अच्छा बिछाया गया है। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक और राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय और महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्तर पर असमान वितरण पाया जाता है। मतलब कहीं अच्छी सड़कें पाई जाती हैं दुनिया भर में, तो कहीं पर खराब सड़कें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे लिखा है यातायात प्रवाह क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सड़कों पर जो है यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखा होगा हर जगह जाम लगते हैं। जब सड़क तंत्र यातायात की ज़रूरतों के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है और नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती, मतलब जाम पाया जाता है। यातायात के शीर्ष उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरण, काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं, मतलब जाम का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है, तो जब सुबह के समय लोग काम पे जाते हैं तब सड़कों पर भीड़ होती है, और जब घर लौट के आते हैं तब सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, आगे लिखा है महामार्ग। बड़े बड़े महामार्ग बनाए गए हैं जो एक देश के अंदर कई राज्यों को जोड़ते हैं। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी जो है महामार्ग बने, जैसे सुना होगा आप लोगों ने स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो लिखा है महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। मतलब यहाँ पर ऐसे सड़कें बनाई जाती हैं जिसपे किसी तरह का दुविधा ना हो और एक जो है यातायात चलता रहे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मार्ग होते हैं। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों और फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। मतलब ये डबल जो है सड़कें होती है, एक तरफ से गाड़ियाँ आती है, एक तरफ से गाड़ियाँ जाती है। तो ऐसे आप बड़े बड़े जो है आप राष्ट्रीय राजमार्ग देख सकते हैं, हाईवे देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं, इन पर किसी तरह का जाम नहीं लगता है। ठीक है, आगे लिखा है विकसित देशों में प्रत्येक जो है नगर और पंत जो है बंदरगाह, जिसे हम पत्तन कहते हैं, नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सड़कों द्वारा ही जोड़े गए हैं। जैसे कितने भी बंदरगाह हो, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, ठीक है, बंदरगाहों तक सामान ले जाने के लिए ही सड़कों का उपयोग होता है। आगे लिखा है अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है। याद रखना, सबसे अधिक महामार्गों का घनत्व कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। वहाँ बहुत ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। कैसे? तो इसको हम अब समझा देते हैं मैप के माध्यम से। ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका का मैप है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का ये मैप है, ठीक है। ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, तो दोनों को सड़क के माध्यम से इसे जोड़ दिया गया है। तो सड़क के माध्यम से जोड़ने का मतलब ये हो गया कि एक तरफ यहाँ देखो लिखा है पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर ये हो गया पूर्व में, दोनों को सड़क माध्यम से क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है, उसी चीज को ये बताया गया है। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मेक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के बैकवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के जो है सेंट जॉन नगर से जोड़ देता है, तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के जो है एडम्स को अलास्का के एकारेंज से जोड़ देता है। तो ऐसे बहुत सारी सड़कें बनाई गई हैं कनाडा में, ठीक है। आगे हम इसको मैप पे आपको दिखाएंगे, मैप बना हुआ है, आगे बताता हूँ मैं। आगे लिखा है निर्माणाधीन पान अमेरिका महामार्ग जिनके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो याद रखना ऐसे बहुत सारे मार्ग बन रहे हैं जिससे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका आपस में जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। तो यूरोप में भी बहुत बड़े सड़क पाए जाते हैं, परंतु महामार्गों को रेल मार्ग और जल मार्ग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो महामार्ग और रेल मार्ग दोनों की डिमांड ज़्यादा है और दोनों में प्रतियोगिता होती रहती है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है। तो यूरोप का जो है आपकी मैप पे देखिएगा, जो रूस का आपका यूराल पर्वत है उसके पश्चिमी क्षेत्र में जो है काफ़ी औद्योगिक प्रदेश है, तो यहाँ पर सड़कें ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। आगे लिखा है जो है जिसकी धुरी मास्को है। महत्वपूर्ण मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि रेल मार्ग हैं। तो यूरोप में रेल मार्गों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है और कुछ रेल मार्ग को हम आपको
जो है मैप पे दिखाएंगे भी, अलग अलग बने हैं। अब बात करेंगे हम चीन का। हमने पहले अमेरिका की बात किया, फिर यूरोप की, अब हम चीन की बात करेंगे, फिर हम भारत की बात करेंगे। तो यूरोप में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में जो है क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस मतलब ऐसे, उदाहरण ये सांसो वियतनाम सीमा के समीप संघाई मध्य चीन ग्लास जो है ग्वाजाओ दक्षिण में और बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ देते हैं। ये नवीन महामार्ग तिब्बत क्षेत्र में जो है चेंगडू को जो है लहासा से भी जोड़ देते हैं। तो ये चीन में भी बड़े बड़े महामार्ग बनाए गए हैं। अब बात करेंगे भारत में। तो भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7, आप इस मैप पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग जो संख्या 7 है वो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, वो भी बहुत बड़ा महामार्ग है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है ये। ठीक है, निर्माणाधीन, अब याद रखना सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन हो गया, 44 हो गया है, अब 7 नहीं है, अब 44 जो है सबसे बड़ा महामार्ग है। और 44 कहाँ से कहाँ जाता है, आप इस मैप पे देख सकते हैं। ये कन्याकुमारी से जो है कश्मीर को जाता है। ठीक है, श्रीनगर को जोड़ता है 44 नंबर, इसको देख लीजिएगा मैप पे। इसके अलावा निर्माणाधीन जो है स्वर्णिम चतुर्भुज, अब तो बन चुका है क्योंकि जब एनसीईआरटी लिखी गई थी तो निर्माणाधीन था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आप देख सकते हैं, ये भी 4 महामार्गों को जो है ये बनाया गया है और ये 4 जो है महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ठीक है, उसी तरह से अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित जो है एल्जियर्स कहाँ है, ये अल्जीरिया की राजधानी है, को गुयाना के जो है कोनार्की से जोड़ता है। ठीक है, ये अफ्रीका में है। इसी प्रकार के कैरो जो है केप टाउन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जो है सड़क मार्ग अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे सीमावर्ती सड़कें हमेशा किसी भी देश की सीमाओं पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले, मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों में जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रायः सभी देशों में गाँवों और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी सड़कें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जो सीमाओं को जोड़ती हैं। अब आते हैं रेल मार्ग। दुनिया में कौन कौन से रेल मार्ग हैं, कहाँ पे हैं, हम सब के बारे में यहाँ डिटेल में मैप के थ्रू बताएंगे। तो लिखा है रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी लाइन 1.5 मीटर से, तो जो ये होते हैं, कुछ होते हैं मानक 1.44 होते हैं, ऐसे लाइनें में होती हैं, एक छोटी लाइन होती है ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग लाइनों का विकास होता है। तो बड़ी लाइनें ही सबसे बड़े परिवहन का माध्यम होती हैं। तो मानक लाइन का प्रयोग ब्रिटेन में किया जाता है। तो छोटी बड़ी लाइनें हमारे देश में भी हैं, अब बड़ी लाइनें बन रही हैं। आगे लिखा है दैनिक आवागमन की रेलवे ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं, जिन्हें हम मेट्रो कहते हैं। आजकल मेट्रो भी जो है लोगों को जो है पहुंचाती है और दिल्ली मेट्रो लगभग जो है एक दिन में 22 से 25 लाख लोगों को जो है यात्रा कराती है। ठीक है, आगे लिखा है ये दैनिक गाड़ियाँ क्योंकि रोज चलती हैं, नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले आती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये वियना में ट्यूब रेलवे है, इसी को हम मेट्रो रेलवे कहते हैं। दिल्ली में भी मेट्रो रेलवे बनाई गई है, पटना में बन रही है, लखनऊ में चल रही है। ठीक है, तो बड़े बड़े नगरों में हमारे यहाँ भी मेट्रो का विकास तेजी से हो रहा है। आगे लिखा है यूरोप पे विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो सबसे अच्छा रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, वो आपका यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4 लाख जो है 40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे और बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक जो है प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। तो याद रखना रेल मार्ग घनत्व बेल्जियम में बहुत ज़्यादा है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र होते हैं। ठीक है, रेल केंद्र हैं जहां से रेलवे लाइनें गुजरती हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल जो है यूरोप ग्रुप द्वारा
प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये मार्ग जो है इसका नाम है यूरो टनल ग्रुप। ये मार्ग जो है जो बनाया गया है, ये जो है लंदन को पेरिस से जोड़ा। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, और लंदन इंग्लैंड में। दोनों को देखो जोड़ दिया गया। आप इस मैप पे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग वायु मार्गों और सड़क मार्गों के अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। तो आजकल रेल मार्ग जो है धीरे धीरे जो है अपना महत्व खोते भी जा रहे हैं कई देशों में। अभी मैंने आपको दिखाया था यूराल। तो यूराल पर्वत कहाँ है? ये आपका रूस में है। तो यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्ग के द्वारा देश के कुल भूगोल परिवहन का लगभग 90% भाग जो है प्रबंधित है यहाँ पर। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकसित की गई हैं। तो याद रखना, मॉस्को जो रूस का है, यहाँ से हर दिशाओं में रेलवे जाती है। मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ भी मेट्रो का निर्माण किया गया है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% है। तो उत्तरी अमेरिका में रेल मार्ग बहुत अच्छा विकसित है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्ग का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी, मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। तो याद रखना, यूरोप में रेल मार्गों का प्रयोग अधिकांशतः सामान को ढोने में होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक और नगरीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो अमेरिका और कनाडा में रेलवे का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अभी मैप पे आपको बताता भी हूँ। आगे लिखा है कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है। सार्वजनिक मतलब सरकार के अधीन मेट्रो, वहाँ पे रेलवे काम करता है, जबकि अमेरिका पे प्राइवेट सेक्टर काम करता है, और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग के द्वारा गेहूं और कोयले के भंडार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। तो यहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो गेहूं का उत्पादन और कोयले का परिवहन यहाँ रेलवे द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग जो है 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। तो न्यू साउथ वेल्स जो है ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है घनत्व पाया जाता है। किसका? तो पाया जाता है आपका रेलवे का। आप इस मैप पे देख सकते हैं जो है न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर है, ठीक है। आगे लिखा है पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेल मार्ग जो है पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। तो पर्थ से लेकर के सिडनी तक एक रेलवे यहाँ बनाया गया है, जो एक दूसरे को पूरे महाद्वीप को जोड़ देता है, ठीक है। इसको हम एक बार मैप पे देख लेते हैं। पे देख सकते हैं ये पर्थ है और ये आपका सिडनी है। तो पर्थ से सिडनी तक ये रेल मार्ग को जोड़ा गया है। तो पूरे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से रेलवे मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया है। याद रखना, ये बहुत बड़ा रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। आगे लिखा है न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप पे पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो न्यूजीलैंड में भी रेलवे का विस्तार थोड़ा बहुत हुआ है। अब बात करेंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग दो प्रदेशों में सघन है, जिनके नाम है अर्जेंटीना के पंपास और ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश। तो अर्जेंटीना में जो पंपास का मैदान है, आप ये मैप पर देख सकते हैं, और ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर रेलवे लाइन का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। तो पंपास जो है घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है? ये अर्जेंटीना में। यहाँ कृषि बहुत ज़्यादा होती है। आगे लिखा है ये दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्ग का 40% भाग पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी का निर्यात होता है और यहाँ पे अनाजों का। दक्षिण अमेरिका के शेष प्रदेशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग हैं। तो चिली में जो है बहुत बड़ा देश है, और वहाँ पर जो है लंबाई में है, और वहाँ पर रेल मार्गों का विकास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ खनन भी ज़्यादा होता है। जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हुए पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और जो है आपका कोलंबिया, वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ साथ जोड़ करके एक जो है जल योजक का काम करते हैं, ठीक है। आगे लिखा यहाँ केवल एक महाद्वीप पारीय रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के पार जो है 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जो है उस प्लांटा से के दर्रों से गुजरते हुए ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को जो है वाल
जो से मिलाता है, आप इस मैप पे देख सकते हैं। ये अर्जेंटीना में जो है ये रेल मार्ग का विकास किया गया है, जो है ब्यूनस आयर्स से होते हुए, और आप देख सकते हैं कहाँ तक, तो ये जो है चिली तक किया गया है। ठीक है, तो ये रेल मार्ग कहाँ बनाया गया है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में बनाया गया, आप मैप पे देख सकते हैं। अब बात करेंगे एशिया की, तो एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्गों का जो है सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। तो जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है वहाँ रेलवे का विकास कम हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अफ्रीका की। तो दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। तो यहाँ अफ्रीका में क्या है, रेल मार्ग का विकास क्यों ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसका उत्पादन मतलब रेलवे का उत्पादन मतलब क्षेत्र कम हो पाया, जिनमें से सोने हीरे के जो है जहाँ खानें होती हैं, तांबे की जहाँ खानें होती हैं, वहीं रेलवे का विकास बहुत ज़्यादा किया गया है, लगभग 18,000 किलोमीटर। महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं अफ्रीका में, तो एक है आपका बेंगुएला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा जाम्बिया के पेटी से होकर के जाता है। ठीक है, दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग, जो जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित होता है। बोत्सवाना जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग बनाया गया है। और दक्षिण अफ्रीका में जो है केपटाउन से जो है विक्टोरिया तक ब्लू ट्रेन बनाई गई है। तो इनके कुछ क्यों जो है दिए गए हैं, आप इस मैप पे देख सकते हैं। जो है दक्षिण अफ्रीका में मतलब अफ्रीका में रेलवे का विस्तार कहाँ कहाँ है, उनको एक मैप पे यहाँ पे दिखा गया, और आप उसको देख करके याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उसका निर्माण नहीं हो पाया है रेलवे का। आगे लिखा है अन्य स्थानों पर जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केनिया और इथोपिया में रेल मार्ग पत्तन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, परंतु अन्य देशों के साथ इनके अच्छे रेल मार्ग की रचना नहीं करते हैं। तो यहाँ कुछ रेलवे का विकास किया गया, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो पूरे महाद्वीप को जोड़ते हों उन्हें हम कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैप के माध्यम से समझेंगे। लिखा है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं, एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ देते हैं। अभी मैप पे दिखाते हैं इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारकों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। तो इसे बहुत बड़ी बड़ी रेलवे का विकास किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला है आपका पार साइबेरियाई रेल मार्ग। पार साइबेरिया जो रेल मार्ग है ये कहाँ से कहाँ जाता है, पहले आप इस मैप पे ध्यान पे देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये रूस है। तो रूस में जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है मॉस्को होते हुए, और ये आके कहाँ पहुँचता है आपका ये साइबेरिया है। साइबेरिया को पार करता पहुँचता है व्लादिवोस्टोक तक। तो व्लादिवोस्टोक आपका कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर के तट पर है, और ये आपका जो है बाल्टिक सागर के तट पर है। तो यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और आपका कहाँ तक व्लादिवोस्टोक तक जो रेल मार्ग आता है इसको कहते हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये रेल मार्ग बहुत ही बड़ा बनाया गया है, इसी के बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है। तो लिखा है रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक, मॉस्को, कजान, ये सब इसके स्टेशन के नाम है। ठीक है, ट्यूमिनिया, ये सब स्टेशन के नाम से होते हुए गुजरता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये दोहरा रेल मार्ग है और इस पर विद्युतीकृत किया गया है, लाइट द्वारा चलता है, जो इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ दिया है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और टेनिसी नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और जो है यहाँ का सबसे बड़ा जो है एक वो केंद्र है, क्या कहते हैं, औद्योगिक केंद्र है। तो चीता एक यहाँ का नगर है। ठीक है, जो रेलवे मार्ग पर स्थित है। ये क्वेश्चन आईएएस से पूछा गया था, चीता नगर कहाँ पर है। अब ये देख सकते हैं चीता यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, ये बात याद रखना। आप ये देख सकते हैं चीता रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे इसने अपने एशियाई प्रदेश को जोड़ रखा है। ठीक है, आगे लिखा है इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जो ओडेसा, यूक्रेन, कैस्पियन सागर पर बालू, ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलन बटोर मंगोलिया और जो है आपका जो है रोनयांग चीन में बीजिंग तक जाता है। तो ये कई मार्गों को जोड़ता भी है, अलग अलग देशों को भी जोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार कनाडियन रेल मार्ग। तो पार कैनेडियन रेल मार्ग पहले हम इसको मैप पे देखेंगे, फिर हम इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये आपका है पार कैनेडियन, ये आपका पार कैनेडियन रेल मार्ग है,
जो कनाडा में कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये याद रखना, ये कनाडा में विक्टोरिया से शुरू होता है, विक्टोरिया से वैंकूवर से शुरू होता है और ये कहाँ पे पहुँचता है, हैलिफैक्स तक जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं इस पर कई सारे शहर जो हैं जुड़े हुए हैं और ये आपका यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला मार्ग है। ठीक है, इसको कहते हैं पार कनाडियन रेल मार्ग कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है, कनाडा की यह जो है 7050 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग पूरब में हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर के मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, ये सब रेलवे स्टेशनों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, और जो है कलगैरी से होते हुए पश्चिम में प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है, जैसा कि चित्र में अभी आपने देखा है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो इंग्लैंड के कनाडा के राज्यों को जोड़ने के लिए रेलवे का निर्माण किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक वहाँ शहर का नाम है, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेशों को प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन क्षेत्र में जोड़ने के लिए के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। तो प्रेरी प्रदेश कहाँ है और आपका जो शंकुधारी वन कहाँ है, इसको भी जरा एक बार हम पहले मैप पर देख लेते हैं। लिखा है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका जो ये रेल मार्ग है, इस क्षेत्र में लकड़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है, शंकुधारी, और यहाँ पे आपका पेरी घास का मैदान है, तो ये रेल मार्ग दोनों को जोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए सेवाएं ज़्यादा यहाँ पर अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, आगे लिखा, इस प्रकार इन प्रदेशों में एक दूसरे का संपूरक बन गया है। विनिपेग कनाडा का एक शहर है, इसे गेहूं की मंडी भी कहते हैं, जो है से थनर खाड़ी सुपिरियन झील तक एक जो है समृद्ध मार्ग रेल लाइन को जो है विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक। गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात होते हैं। यह लाइन कनाडा की अत्यधिक जो है आर्थिक धमनी कहा जाता है। इस यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा निर्यात होता है गेहूं का, मांस का, इसीलिए इसको जो है कनाडा की आर्थिक धमनी कहते हैं, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था कनाडा की इसी रेल मार्ग पर डिपेंड है। आगे है लिखा है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। ये क्या है, तो यह रेल मार्ग अटलांटिक महातट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्वींसलैंड, शिकागो जो है ये अमेरिका में है, जो है ओमाहा, इवावा, डॉन और जो है सेक्रोबेट्रो से जोड़ती हुई प्रशांत तट पर स्थित जो है सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। तो अमेरिका में इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। एक आपका ऑस्ट्रेलियाई जो है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, मैं दोबारा आपको मैप पर दिखाऊंगा। यह रेल मार्ग जो है रेल लाइन पश्चिम में पर्थ से होकर के कलगुल्ली और जो है ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर हुए पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के जो है दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। ठीक है, तो इस मार्ग को मैं आपको दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें। आप ये देख सकते हैं, ये आपका पर्थ है, ये आपका जो है कलगुल्ली, ये आपका सोने की खान का नाम है। यहाँ से होते हुए ब्रोकन हिल होते हुए कहाँ पहुँचती है, सिडनी तक जाती है। ठीक है, आगे लिखा है एक अन्य जो है उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड से जो है एलिस होते हुए जोड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट रेल मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस। लिखा है यह लाइन पेरिस से जो है कहाँ तक जाती है, तो स्टर्नबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडारेस्ट और जो है बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। तो इस्तांबुल तुर्की में है और ये पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो पेरिस से लेकर के इस्तांबुल तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस। आप इस मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरे जाल को बिछाता है, पूरे यूरोप को ये जोड़ देता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक जो है लगने वाला यात्रा क्या हो जाता है, समुद्री से थोड़ा कम हो जाता है और लोग काफ़ी बचत होती है। मार्च से लगभग 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे तक ये हो जाता है। तो लंदन तक आसानी से तुर्की से रेल मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात क्या होते हैं, पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं हो पाई है। आगे लिखा है जल परिवहन। जल परिवहन भी एक सस्ता परिवहन माना जाता है और ये जो है इस सबसे अधिक व्यापार अंतर्राष्ट्रीय इसी द्वारा होता है। लिखा है जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें कि मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, जिसके मार्ग का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
इनमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पत्तन सुविधाएं प्रदान करने की है। मतलब अगर केवल बंदरगाह बना दें तो आसानी से यहाँ व्यापार कर सकते हैं, इसमें परिवहन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, रोड बनाने की। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैप पे आप देख चुके हैं। ठीक है, आगे लिखा है समुद्री मार्ग। अब हम समुद्री मार्ग की बात करें तो लिखा है महासागर सभी दिशाओं में जो है मुड़ सकने योग्य वाले महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रख रखाव की लागत नहीं होती है। तो जो समुद्र है उससे कोई रख रखाव की लागत होती नहीं है। समुद्री जहाज़ों द्वारा महासागरों का मार्ग में रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूलता की महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत रडार, बेतार के तार और अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। याद रखना ये जो है आधुनिक संचार व्यवस्था से जुड़े होते हैं। ठीक है, शीघ्र नाशवान वस्तुओं के अलावा जो है अगर देखा जाए तो शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए ये प्रशीतक कोष्ठ होते हैं, मतलब उसमें स्टोर बनाए जाते हैं। टैंकरों और विशेषीकृत जहाज़ों से नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया गया है। कंटेनरों के प्रयोग से विश्व के प्रमुख पत्तनों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया है। तो आजकल क्या है, ये व्यापार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। तो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन कौन है? तो पहला है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है, ये भी याद रखना। और उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग आप इस मैप पे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो है उत्तरी अमेरिका को कनाडा से जोड़ता है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त जो है समुद्री जल मार्ग है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में मेंस में और प्री में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। तो याद रखना ये अमेरिका को किससे मिलाता है? यूरोप को। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा प्रवाहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। ठीक है, दूसरे अर्थों में इसे बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। दोनों तटों पर पत्तन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ व्यापार बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र है। और आप देख सकते हैं यही आपका है उत्तरी अटलांटिक जो है महामार्ग है, जो पूरे यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, इसको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर होते हुए सुएज नहर, यहाँ से लाल सागर होते हुए और अब ये कहाँ पहुँच जाते हैं? हिंद महासागर में। और यहाँ से व्यापार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो लिखा है यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराता है। पोर्ट सहित ये कहाँ पर है? ये सुएज नहर के पास है। अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग के महत्वपूर्ण पत्तनों में से एक के उदाहरण हैं। उत्तर महासागरीय से होकर के जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में सुएज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई है। तो सुएज नहर क्या होता है, आगे भी इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब आते हैं उत्तर महासागरीय समुद्री मार्ग, ये कहाँ पर है? तो लिखा है यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक प्रदेशों, यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के वाणिज्यिक कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ देता है। तो ये मार्ग कहाँ पे है? पहले आप इसको मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं। ये मार्ग आपका ये है, यहाँ से शुरू होता है ऐसे होते हुए और ये जो है ऐसे सबको जोड़ दिया गया है इस तरह से इसको। ठीक है, आगे लिखा है सुएज नहर का निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। तो लिवरपूल कहाँ है? इंग्लैंड में। और कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। जो सुएज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फलों जैसे समृद्ध
प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में काफ़ी वृद्धि होती थी। तो ये बहुत बड़े बड़े मार्ग बनाए गए हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ मैप पे, तो इनको एक बार बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे। इसको बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। अब आते हैं दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो आप इसको समझ लेते हैं। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग आपका ये है, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग है जो अफ्रीका को और दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है अटलांटिक महासागर के पार यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका देशों को दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से मिलाता है, जिससे मैंने यहाँ आपको बताया। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक महासागर की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम होता है। यहाँ व्यापार कम होता है। केवल दक्षिण पूर्व ब्राज़ील जो है प्रांटा ज्वारनदमुख दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है और रियो डी जेनेरियो और केपटाउन के बीच इस मार्ग पर यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पादन संसाधन करते हैं, इसलिए यहाँ पर यह मार्ग कम है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आपका केपटाउन है और ये आपका रियो डी जेनेरियो, दोनों को यहाँ जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं कम है, क्योंकि जो है व्यापार यहाँ कम होता है, क्योंकि दोनों जगह एक ही जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आगे लिखा है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। ये कहाँ पर है? तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग जो आपका उत्तरी अमेरिका को एशिया से जोड़ देता है। ये आपका किससे? संघाई से, जापान से, अमेरिका को ऐसे जोड़ता है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है जो होनोलुलु में मिलते हैं। तो होनोलुलु कहाँ है? तो होनोलुलु याद रखना यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका हवाई द्वीप की राजधानी है, तो इसी से जुड़े हुए हैं। एक तरह से चौराहे का काम करता है, सभी मार्ग यहाँ आके रुक जाते हैं, तो ये चौराहे का काम करता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है ये बृहद वृत्त पर स्थित सीधा बैकवर और याकोहामा को जोड़ता है। तो बैकवर का है कनाडा में और याकोहामा कहाँ है? ये आपका जो है जापान में है। ठीक है, आप इसको भी मैप पहले देख लेना, तब आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आपका है याकोहामा और ये आपका है जो है बैकवर, दोनों जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसे इनको जोड़ दिया गया है। आगे लिखा है यहाँ पे और यात्रा की दूरी को कम करके ये कितना कर दिए हैं? आधा कर दिए हैं, लगभग 2480 किलोमीटर। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशिया के पतनों से जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से जोड़ देता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये वैंकूवर, इसके अलावा पोर्टलैंड, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की ओर, और याकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। आप इस मैप पे दोबारा इसको यहाँ देख सकते हैं। ये आपका वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को है, आपका ये आपका पनामा क्षेत्र है, और ये आपका संघाई, हांगकांग, सिंगापुर है, जो एक दूसरे से यहाँ क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। ये कहाँ पर है? इसको पहले आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको ये याद हो जाए। ये आपका है जो है दक्षिणी प्रशांत महामार्ग है, जो ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में जो है प्रकीर्ण द्वीपों से मिलाता है। तो पनामा नहर क्या है आगे बताता हूँ मैं। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पत्थर है जो एक चौराहे के रूप में काम करता है। आगे लिखा है तटीय नौ परिवहन। यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है, उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। यूरोप में जो है शेंगेन प्रदेशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है, जो एक सदस्य देश के जो है तट को एक दूसरे से क्या करते हैं? सदस्य देश से जोड़ते हैं। आगे लिखा है जोड़ते हैं। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्ग पर होने वाले भीड़ भाड़ को कम किया जा सकता है। कैसे? ये गौर करना। जैसे मान लो ये भारत है, हम भारत पे कहीं जाते हैं तो रोड मार्ग से ऐसे जाते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। अगर हम इसको परिवहन व्यवस्था से जल परिवहन से जोड़ दें तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे करके भी हम परिवहन
तटीय माध्यम से कर सकते हैं तो सड़कों पर क्या हो जाएगा, भीड़ भाड़ कम हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। आगे लिखा है नौ परिवहन नहरें। तो नौ परिवहन की बहुत सारी नहरें बनाई गई हैं जिससे जो है परिवहन होता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो लिखा है स्वेज नहर और पनामा दो ऐसे महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौ वाहन नहरें और जलमार्ग हैं जो पूर्वी और पश्चिमी विश्व दोनों के लिए प्रवेश द्वारों का काम करते हैं। तो पनामा नहर कहाँ है, स्वेज नहर कहाँ है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे स्वेज नहर की। पहले हम इसको आपको समझा देते हैं। स्वेज नहर आपका ये है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है, तो याद रखना ये जो है लाल सागर को, ये लाल सागर यहाँ पर है, तो लाल सागर को ये भूमध्य सागर से जोड़ देता है। इसके दो प्रमुख बंदरगाह हैं। एक पे आपका स्वेज, ये स्वेज बंदरगाह है, और यहाँ पे पोर्ट शहीद बंदरगाह है, और ये नहरों द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कई झीलों का निर्माण भी किया गया है, जैसे ग्रेट बियर झील है यहाँ पे, यहाँ लिटिल बियर झील है। इन्हीं झीलों के माध्यम से ये परिवहन व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है, और इसी को कहते हैं हम स्वेज नहर कहते हैं। और स्वेज नहर का जो विकास किया गया है आप ये मिस्र में किया गया है, ये भी याद रखना। और यहाँ पर उसी के साथ साथ रेलवे परिवहन से भी चीज़ों को जोड़ा गया है। ये एशिया की ओर, ये अफ्रीका की ओर, और ये जो है अलग अलग देशों की ओर ये जाते हैं। तो याद रखना ये झीलें हैं, इन्हीं से होते हुए ये मार्ग बनाया गया है, इसको कहते हैं स्वेज नहर। ठीक है, तो ये इसके दो प्रमुख बंदरगाह कौन है, उत्तर में पोर्ट शहीद है और दक्षिण में स्वेज जो है इसके प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो लिखा है इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में के उत्तर में पोर्ट शहीद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज पत्तन के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए किया गया है। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कौन कौन से बंदरगाह हैं ये भी याद रखना। ये पूछा जाता है कौन उत्तर में और कौन दक्षिण में है। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल और कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष दूरी, समुद्री दूरी की दूरी को क्या कर देता है, उत्तर माछा अंतरिक्ष की तुलना में घटा देता है। ये कैसे घटा देता है आप ये समझ लीजिएगा। जैसे पहले क्या था, जैसे मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया और ये आपका एशिया हो गया। तो यहाँ से आपका स्वेज नहर मान लो यहाँ बनी है, तो यूरोप से आते हुए स्वेज नहर से होते हुए हम सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, इंडिया की ओर। पहले क्या था, पहले इधर से घूम के जाना पड़ता था, ये लंबी दूरी तय करते हुए जाना पड़ता था। जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं किया गया था तो अफ्रीका के इस से हो जाते थे, जिसे कहते हैं उत्तरी, जो क्या कहते हैं इसे उत्तर अंतरिक्ष मार्ग कहते थे। इस मार्ग से पहले जाते थे, तो अब यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यह जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है जो एक लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं और उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 15 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है अत्यधिक यात्री और माल कर ढोने के कारण जो है कुछ जलयान जो है जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तर आंतरिक मार्ग के द्वारा भी आवागमन करते हैं। एक रेल मार्ग एक नहर के किनारे स्वेज नहर तक जाता है और फिर यह इस्माइलिया की एक शाखा कैरो को जाती है। नील नदी के इस नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी स्वेज नहर से जो है इस्माइलिया से मिलती है। इस्माइलिया वहाँ एक शहर है मिस्र में, जिससे पोर्ट शहीद और स्वेज नहर को पीने योग्य की जल की आपूर्ति भी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पनामा नहर की। पहले हम इसको मैप पे समझा देते हैं। ये पनामा नहर है और ये दो महासागरों को जोड़ती है। किसको, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये उत्तरी दक्षिण अमेरिका को भी जोड़ता है। इसके एक तट पर कोलोन बंदरगाह है और एक पर है आपका पनामा। तो ये पनामा बंदरगाह है और ये कोलोन बंदरगाह है, और यहाँ से गुजरते हुए ऐसे ही आवागमन यहाँ से होता है। ठीक है, और पनामा नहर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, जिससे आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया था कि पनामा नहर एक चैनल मार्ग है, ठीक है, और इसलिए इसको बनाया गया जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा देश में स्थित है। यह प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन सागर होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। पनामा नहर के उत्तरी छोर पर पनामा बंदरगाह और दक्षिणी छोर पर कोलोन बंदरगाह स्थित है। इस नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ। यह मानव निर्मित नहर है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच बनी इस नहर से गुजरने के लिए हजारों टन भारी जहाज को लॉक में पानी भरकर 85 फीट ऊपर उठाया जाता है।
पूरे लॉक तंत्र को पार करने के लिए पहले जहाज को सबसे निचले लॉक में लाया जाता है। इसी लॉक व्यवस्था होने के कारण यहां जहाज देर से निकल पाते हैं, इसीलिए जहाज इस नहर में फंस जाते हैं। तो आपने वीडियो देख लिया होगा, अब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा पनामा नहर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पढ़ देंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो यह याद रखना, यह नहर पूरब में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? पनामा नहर है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर और कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है, जिनके दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया गया। तो अमेरिका ने इसके आसपास 8 किलोमीटर जमीन को खरीद के तब नहर का निर्माण कराया है। यह लगभग 72 किलोमीटर लंबी है और लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जल बंधक चैनल बने हैं, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा है। यह जल यान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले अनेक चैनलों के माध्यम से गुजरते थे। चैनल कहते हैं जिन्हें हम आपको बताए थे, चैनल के माध्यम से ये गुजरते हैं। ठीक है, तो अब हो गया आपका पनामा नहर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आगे, इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी कम की गई है। तो कैसे कम की गई है आप इस मैप पे समझ सकते हैं। जैसे आपका ये दक्षिणी अमेरिका का मैप है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मैप है। यहाँ न्यूयॉर्क है और यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है और यहाँ पे है पनामा नहर। तो पनामा नहर से होते हुए आसानी से न्यूयॉर्क से और सैन फ्रांसिस्को जाया जा सकता है। तो ये बहुत लंबी दूरी तय करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। आगे लिखा है, इस प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी को कम कर गए हैं। इस नहर का आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सुएज नहर से ज़्यादा जो महत्व इसका नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। आगे लिखा, नहरें, झीलें और तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नावें और स्टीमर यात्रियों और मालवाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आंतरिक जल मार्गों का विकास जो है नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता और उपयोग पर लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन की साधन होती हैं। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी और धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जल मार्गों द्वारा यातायात किया जाता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग की प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसा कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों के साथ प्रतिद्वंदता के कारण और सिंचाई अत्यधिक कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा में सुलभ न हो पाने और अत्यधिक खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाले जल परिवहन अपनी महत्ता को खो चुके हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये आपका स्टीमर के द्वारा आंतरिक जलमार्ग किया जाता है, एक शहर से दूसरे शहर जाया जाता है। आगे लिखा है, आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। तो याद रखना, जो आंतरिक जलमार्गों में नदियों का बड़ा महत्व है। ठीक है, स्वाभाविक बाध्यता होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा करने, अगर नदी तल को गहरा नहीं करेंगे तो नाव फंस जाएगी। ठीक है, नदी तल में स्थिर रहने और बांध बना करके जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों में नौगम्यता को बढ़ाया गया है। निम्नलिखित नदी मार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक व्यापार हैं। एक है आपका राइन जलमार्ग। राइन जलमार्ग कहाँ पर है? ये आपका जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ता है। ठीक है, आप इस मैप के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे आपके ये राइन जलमार्ग, ये देखिए मैप बनाया गया है नदियों का और यहाँ पर इसको बनाया गया है नदी को। तो ये देखिए आप, ये नदी कौन सी है? राइन नदी है। ये आप देखिए राइन नदी यहाँ होते हुए ये उत्तरी सागर में गिरती है, यहाँ से शुरू होती है जर्मनी से। और याद रखना, ये पूरा क्षेत्र लोहे का और किसका क्षेत्र है? कोयले का क्षेत्र है, जिसे हम रूर प्रदेश और सार प्रदेश कहते हैं। तो ये क्षेत्र में व्यापार बहुत ज़्यादा किया जाता है और यहाँ से हम सीधे उत्तरी सागर में प्रवेश कर जाते हैं। और सभी जो शहर यहाँ बने हुए हैं, इन सभी शहरों को जोड़ दिया गया है नहरों के माध्यम से। ठीक है, ये आंतरिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो लिखा है, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर के स्विट्जरलैंड में बेसल तक या 700 किलोमीटर लंबी नौकायन योग्य है। तो याद रखना, रोटरडम से लेकर के ये स्विट्जरलैंड के बेसल तक
जो है तय करती है। आप मैप पे दोबारा इसको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ दे सकते हैं, ये आपका है बेसल शहर स्विट्जरलैंड का, और ये रोटरडम है, यहाँ से नहर गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है, ठीक है। आगे लिखा है जो है समुद्री पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है, और यही नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और संपूर्ण नदी बेसिन जो है विनिर्माण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ दे सकते हैं, ये नदी है, आपको दे सकते हैं नदी है, रूर नदी है, जो आकर के इसे पूर्वी क्षेत्र में आकर के इसे मिलती है, ठीक है। आगे भी यहाँ बना हुआ है, लिखा है क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। इस प्रदेश में जो है सडल डोर्क राइन नदी तट पर स्थित एक पत्तन है, ये प्रमुख बंदरगाह है इस पर। रूर के दक्षिण में, तो रूर प्रदेश कोयले के लिए जाना जाता है। रूर प्रदेश दक्षिण में पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व के अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान और लगभग 2 लाख आंतरिक जो है मालवाहक पोत वस्तुओं और सामग्रियों द्वारा आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग जो है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक प्रदेशों को उत्तरी अटलांटिक समुद्र से मार्ग से जोड़ देता है, ठीक है। तो ये जो है राइन नदी घाटी का जो मार्ग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आपका है डेन्यूब जलमार्ग। डेन्यूब नदी जो है कहाँ से कहाँ बहती है, आप इस पहले मैप पे देख लीजिएगा। ये डेन्यूब नदी बहती है कहाँ से, जर्मनी से लेकर के काला सागर में जाती है। तो ये 8 देशों से होकर गुजरती है। तो यह नौ परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लिखा भी है, यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोप भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत का नाम है, तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टारना सेबीरीन तक नौकायन योग्य है। प्रमुख निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी है, यहाँ से निर्यात होता है। एक आपका बोल्गा जलमार्ग को आप इस मैप पे देख सकते हैं। ये बोल्गा जलमार्ग जो है क्या कहते हैं, मॉस्को से कैस्पियन सागर को जोड़ा गया है, ठीक है। तो लिखा है, रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं। इनमें से बोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह 11,200 किलोमीटर नौकायन की सुविधा प्रदान करता है और कैस्पियन सागर में मिल जाता है। तो बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और ये मार्ग वहां तक प्रदान करती है। बोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा बोल्गा डॉन नहर काला सागर से जोड़ देती है। तो बोल्गा नहर कहाँ है, यह रूस में है, ठीक है। इसके बाद बृहद झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री महामार्ग, तो बृहद झीलें कहते हैं, ग्रेट झील लेक कहते हैं, इसे महान झील कहते हैं। तो ये आप मैप पे देख सकते हैं, 5 प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। जैसे आपका सुपेरियर झील है, मिशिगन है, हुरोन है, ओंटारियो है और इरी झील है। और यहाँ पर जो है मार्ग बनाए गए हैं, ठीक है। और जो ये मार्ग बनाए गए हैं, ये नहरों द्वारा जोड़े गए हैं। तो कौन कौन नहरें हैं, यहाँ लिखा भी है, देखो मैप पे यहाँ लिखा भी है। इसमें उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें, तो बृहद झीलें 5 झीलें को बृहद झीलें कहते हैं, सुपेरियर, हुरोन, इरी और ओंटारियो, ठीक है। और एक मिशिगन, इन सबको सू नहर और जो है बडेल नहर के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की जो है एस्चुरी बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशेष जो है जलमार्ग, वाणिज्य जलमार्ग का निर्माण करती है। और इस मार्ग पर स्थित प्रमुख पत्तन डुलूथ और जो है बुफालो और सभी आधुनिक पत्तन सुविधाओं से युक्त हैं, ठीक है। इस प्रकार विशाल समुद्री मार्ग जो है महाद्वीप के आंतरिक भाग में जो है मटेरियल तक नौकायन करते हैं, परंतु इन नदियों पर लाए जाने वाले छोटे छोटे जलप्रपातों, मतलब ये जलप्रपात पाए जाते हैं, झरने पाए जाते हैं, तो मार्ग बहुत अच्छा नहीं बन पाया है। सामानों को छोटे मालवाहक द्वारा लादना पड़ता है। इसके बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर जो है गहरा भी किया गया है, ठीक है। एक आपका है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी जलमार्ग कहाँ है, यह है उत्तरी अमेरिका में, आप मैप पे देख सकते हैं, ये मिसिसिपी जलमार्ग है। तो लिखा है, मिसिसिपी ओनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण के मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है, क्योंकि ये मेक्सिको की खाड़ी में नदी गिरती है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा जो है मियाओपोलिस तक जाते हैं। अब आते हैं वायु परिवहन की बात कर लेते हैं। तो लिखा है, वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। इसके मूल्यवान जहाजी वायुयानों के निर्माण और उसकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत विकसित जो है स्थापना सुविधाएं देते हैं, जैसे विमानशाला,
भूमि पर उतरने, ईंधन और रखरखाव की सुविधाओं को आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े पत्तनों का निर्माण किया गया है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण खर्चीला है और इन्हीं देशों में जहाँ अत्यधिक औद्योगिकरण और अधिक जनसंख्या में यातायात उपलब्ध है वहाँ पे ये विकसित है। तो हवाई जहाज वहीं ज़्यादा बनते हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। आगे लिखा है वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। तो लगभग 35 घंटे दूरी ज़्यादा कोई स्थान नहीं बचे हैं। यह चौंकाने वाला और तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ है जो वायुयान बनाते और उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा कई गई यात्रा को अब तक घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग जो है अनुकरणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय जो है नागरिक उड्डयन का भी निर्माण किया है। जो है यहाँ पर मतलब युद्धपोत ज़्यादा बने हैं। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में जो है सेवाएं प्रदान कर रही हैं और हाल ही में कुछ हुए जो है विकास हेतु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटे में ही तय कर लेते हैं। इसे लंबी दूरी को ये 3 घंटे में क्या करते हैं, तय कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। तो लिखा है उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया के वायु मार्ग द्वारा सघन जुड़े हुए हैं। तो याद रखना, जो यूरोप और दक्षिण अमेरिका को जोड़ा गया है उसको कहते हैं, उत्तरी अमेरिका को उसे कहते हैं अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग कहते हैं। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और एम्स्टर्डम, शिकागो नोर्डिक बिंदु है जहां अभिसारित होते हैं, मतलब यहाँ विमान रुकते हैं और यहाँ पे फ्यूल भरा जाता है अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विस्तृत किए जाते हैं। ठीक है, परिवहन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है पाइपलाइन। पाइपलाइन द्वारा जो है मानव का तो परिवहन नहीं होता है, लेकिन वस्तुओं का, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का परिवहन बहुत ज़्यादा होता है। तो लिखा है जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल और गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित हैं। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। तो कोयले को भी जो है इससे हम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। न्यूजीलैंड से फार्मों की फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा ही भेजा जाता है। तो बड़े बड़े फार्मों से दूध को भी पाइपलाइन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देते हैं। आगे लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल मतलब बिछाया गया है। बिग इंच ऐसी एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है। तो बिग इंच पाइपलाइन कहाँ है, अमेरिका में है, जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तरल पदार्थों और गैसें जैसे जल, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के अबाधित रूप से परिवहन के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया, भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को, तेल जो है रिफाइनरी, इसे रिफाइनरी कहते हैं, परिष्करणशालाओं को और पतनों मतलब बंदरगाहों और घरेलू बाजारों तक जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान, चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन जो है ये विश्व की सबसे पाइपलाइन नंबर 1 है मानी जाती है। और याद रखना ये पाइपलाइन जो है कहते हैं तापी पाइपलाइन। तो तापी पाइपलाइन का मैप आप ये देख लीजिएगा, ये कहाँ से आती है। तो तापी पाइपलाइन याद रखना ये आती कहाँ से है, तो ये ईरान, भारत और पाकिस्तान होते हुए ये पाइपलाइन आती है और तुर्कमेनिस्तान से होते ये पाइप चलती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं तापी पाइपलाइन, इसका भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ मैप दे सकते हैं, यहाँ लिखा है प्रमुख हवाई पत्तन कौन कौन से हैं, कौन कौन से यहाँ पे पत्तन दिए गए हैं, उसको आप एक बार मैप पे दे सकते हैं। और सबको जो है ये हवाई अड्डे हैं, जैसे भारत में कौन कौन से हैं, चाइना में गए, अमेरिका में कौन से हैं, रूस में कौन से हैं, यूरोप में कौन से हैं, दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका में कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन से, सबको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट
महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो वैंकूवर को सेंट जॉन नगर से। किस देश में रेल मार्ग के जाल का संघनतम पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ रेलवे का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रभावित होता है? तो पेट्रोलियम का प्रवाहन होता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है आपका चैनल टनल जोड़ता है। तो चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो याद रखना ये पेरिस को लंदन से जोड़ता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।